हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। क्लास ये जो चैप्टर है ये आपकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, यानी कि रियल लाइफ में भी क्लास फरवरी मंथ में शुरू में क्लास बजट अनाउंस होता है। हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो बजट अनाउंस करती है। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो वेटेज, अगर मैं बात करूँ बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 नंबर का इसका वेटेज है। मैं कोशिश करूंगा इसे 3 पार्ट में खत्म कर दूं, A to Z बजट पूरा का पूरा, और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं इसका इंश्योरेंस देता हूं आपको, मतलब आप समझ लो कि मैं क्लास आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपने स्कूल ट्यूशन जहां भी आपने पढ़ा है क्लास, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, आपको सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस होगा और आपको सारा कुछ यहीं पे लर्न हो जाएगा। और इस चैप्टर में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास गवर्नमेंट बजट पार्ट नंबर 1, 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 के लिए। राइट, सबसे पहले बात करते हैं जो गवर्नमेंट बजट चैप्टर है, ये 2 वर्ड से मिलके बना है। एक तो गवर्नमेंट, दूसरा है बजट। देखो, बजट तो आप सबको पता है, हर इंसान बजट बनाता है। शायद आपने भी कभी बजट बनाया होगा कि यार बर्थडे पार्टी का कितना बजट है, कि ठीक है मैं जब अपने बर्थडे पार्टी में इस तरीके से अपने दोस्तों को बुलाना है, ये खर्चा करना है, और ये सारी चीज़ें क्लास आप पहले से डिसाइड कर लेते हो वेल इन एडवांस, और फिर अपने पापा से आप पैसे मांगते हो, क्लास मम्मी से पैसे मांगते हो, मे भी अपने पॉकेट मनी या अपने पिगी बैंक से, जैसे भी आप अरेंज करते हो। सिमिलरली सरकार भी हर साल बजट बनाती है कि देश को चलाने के लिए कितने कितने खर्चे कहाँ कहाँ पे करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च करना पड़ेगा, हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्पेस टेक्नोलॉजी, ऐसे और भी हजारों जगह क्लास सरकार खर्चा करती है। तो इस खर्चे को करने के लिए आपके पास सोर्स ऑफ फंड क्या होंगे, कमाई कहाँ से आएगी। तो सरकार ये भी देखते कि यार इतना टैक्स से आएगा, इतना यहाँ से आएगा, इतना यहाँ से आएगा, इतना कम पड़ेगा तो उधार लेंगे। ये पूरा का पूरा जो बजट डिसाइड होता है कि आगे आने वाले समय में हम कितना खर्चा करने वाले हैं, आगे आने वाले समय में हमारी कमाई कितनी होने वाली है, इन सबको जब एक पेपर पे नोट डाउन कर लेते हैं तो इसी को कहते हैं क्लास गवर्नमेंट बजट। क्योंकि ये सरकार ने बनाया है तो ये गवर्नमेंट बजट है। मैं आपको बता दूं, बजट जो है वो कोई लोकल बॉडी है, लोकल गवर्नमेंट है, वो भी बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अपना बजट बनाती है। उत्तर प्रदेश का भी बजट आता है, दिल्ली का भी बजट आता है। और यूनियन बजट जिसको बोलते हैं यूनियन बजट जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट, जो कि हमारी कंट्री की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इस तरीके से क्लास देखो बही खाता के रूप में बजट अनाउंस करते हैं। क्लास वो जो दिन होता है फरवरी का पहला दिन, पहले फरवरी के एंड में होता था, बट अब फरवरी के पहले दिन में, यानी हर साल मंथ ऑफ फरवरी के फर्स्ट डे पे क्लास मंथ ऑफ फरवरी में बजट अनाउंस होता है। क्लास पूरी न्यूज़ मीडिया सब, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट है, चाहे वो आगे फील्ड में CS करे, CA करे, CMA करे, एक आम आदमी के लिए भी ये बजट सुनना बहुत जरूरी होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कल से क्या क्या चीज़ें, मतलब अब क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी, क्या क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, कहाँ पे कितना टैक्स लगेगा, आम आदमी को कितना टैक्स देना पड़ेगा, अमीरों पे कौन कौन से नए टैक्स लगाए गए, कहाँ टैक्स में कटौती हुई, छूट हुई, कहाँ टैक्स बढ़ाया गया। ऐसी सारी बातें क्लास बजट के अंदर अनाउंस की जाती है, जिससे आम आदमी की जेब में कुछ पैसा आता है या क्लास कुछ खर्चा भी हो सकता है। मतलब बजट हमारे लिए फायदेमंद या नुकसानमंद दोनों हो सकता है, बट सरकार हर साल बजट बनाती है ताकि देश को सही से चलाया जा सके। इसको यूनियन बजट बोलते हैं। कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर इसे अनाउंस करती है फर्स्ट डे ऑफ फरवरी मंथ ऑफ एवरी ईयर। राइट, चलो काफी गलत क्लास मैंने आपको बारे में बता दिया, बहुत कुछ सुनने में आपको अच्छा लगा होगा। अब इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में देख लेते हैं। गवर्नमेंट बजट क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट। अब यहाँ पे जो वर्ड है ना एक्सपेक्टेड, क्योंकि जो बजट बनाया जाता है वो फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, तो फ्यूचर इज अनसर्टेन। अब बस आप अंदाजा लगा सकते हो कि हाँ हमारे कल को इतने खर्चे हो सकते हैं, कल को हमें इतनी कमाई मिल सकती है, ये एक्चुअल नहीं है। एक्सपेक्टेड रिसीट एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, किसका है? सरकार का। बजट किसका पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट का बजट पढ़ रहे हैं फॉर अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर आपको बता दूं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। राइट, एवरी गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, वेदर इट इज अ क्लास यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। हालांकि जो फर्स्ट डे है ऑफ द मंथ ऑफ फरवरी इज वेल नोन इन इंडिया एज अ डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट एनुअल बजट। इसे क्लास एनुअल बजट कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसको क्लास यूनियन बजट बोला जाता है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंटली निर्मला सीतारमन है तो वो अनाउंस करती है। बात समझ आई क्लास अच्छे से आप लोगों को बजट के बारे में? ठीक है सर, हमें गवर्नमेंट बजट तो समझ आ गया। अब सवाल यह है, और तुम्हें मैं आज याद भी करा के भेजूंगा, 3 क्लास
जम के मेरे साथ मेहनत से पढ़ो, अपने 6 नंबर पक्के कर लो, सीधी सी बात है। स्कूल, तुम पैसे देके स्कूल में पढ़ रहे हो, ट्यूशन में पढ़ रहे हो क्लास, ठीक है, मुझे नहीं पता आप कितना उससे सीख रहे हो, बट ये फ्री की यूट्यूब वीडियो से आपको पूरा A to Z समझाने की गारंटी मेरी है, राइट। अब बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं बजट, वाई गवर्नमेंट प्रिपेयर बजट, सरकार को ये बजट बनाने की जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके 4 ऑब्जेक्टिव है। पहले कैसे क्वेश्चन आते थे, राइट एनी 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक कहानी दे देगा आपको, बोलेगा बताओ कि ये कौन सा पॉइंट कौन सा ऑब्जेक्टिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट। घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा आता। सो बजट इज नॉट ओनली अ स्टेटमेंट, ये सिर्फ एक कागज पे लिखा हुआ स्टेटमेंट नहीं है, बट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी। किसी भी कंट्री का बजट जब आता है ना, शेयर मार्केट में अप एंड डाउन होता है, फ्लक्चुएशन होता है। जो शेयर मार्केट के थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको पता होगा जब बजट आता है किसी भी कंट्री का, तो शेयर मार्केट में क्लास अप एंड डाउन पॉइंट, सेंसेक्स निफ्टी में पॉइंट अप एंड डाउन हो जाते हैं, डिपेंड करता है कैसा बजट। अगर बजट अच्छा है तो शेयर मार्केट अप होगा, बजट खराब है तो शेयर मार्केट डाउन होगा। रिफ्लेक्शन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट द गवर्नमेंट सीक्स टू अचीव ओवर द टाइम। तो सरकार क्लास आगे कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है, सरकार का क्या मोटो है, सरकार कहाँ प्रायोरिटी दे रही है, सारी चीजें क्लास सरकार के बजट से शो हो जाता है। सो बजट क्लास सरकार की नीतियों का एक रिफ्लेक्शन है। अगर एग्जाम्पल, सरकार दबादब टैक्स बढ़ाई जा रही है सबके ऊपर, तो मतलब सरकार का कार्यकाल अच्छा नहीं चल रहा, सरकार काम अच्छे से नहीं कर पा रही, खर्चा सरकार का बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से सरकार को जनता पे टैक्स का बोझ डालना पड़ रहा है। जैसे हाल ही फिलहाल में आपने न्यूज़ सुना होगा कि जो अनाज है, जो फूड आइटम है क्लास, अनाज है, आटा है, चावल है, उन पे भी सरकार ने जीएसटी लगा दिया कि आप एक लिमिट से ज़्यादा, मतलब एक लिमिट तो नहीं कहेंगे क्लास, मतलब कि जो छोटे छोटे जो पैकेट्स होते हैं उन सब के ऊपर क्लास सरकार ने बढ़ा दिया क्लास टैक्सेस, बजट जीएसटी लगा दिया। तो यार अब ये इससे क्या होगा, अनाज भी महंगा हो जाएगा, गरीबों को भी दिक्कत होगी उससे, बट सरकार को क्या चाहिए, रेवेन्यू। सरकार को पता है कि यार ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं, इनमें तो रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। सो बजट बनाने के 4 ऑब्जेक्टिव है, 1 2 3 4। तुम्हें 4 के 4 आज मैं याद करा दूंगा, मेरी गारंटी। वीडियो एंड तक देखना, अगर तुम्हें ना याद हो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, बट भरोसा रखो एंड तक क्लास डिसलाइक करने की नौबत नहीं आएगी, तुम्हें याद हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। सबसे पहला पॉइंट है एम, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। हमारी कंट्री में ढेरों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं, चाहे वो रेलवे हो, पावर प्लांट हो, बैंक्स हो, या क्लास अदर इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी कंपनीज हो, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पंचरत्न, नवरत्न है ना, महारत्न। तो ऐसी क्लास बहुत सारी क्लास कंपनियां हैं जो कि क्लास सोशल वेलफेयर के लिए काम करती हैं। तो जब भी हर साल बजट बनता है तो सरकार देखती है क्या वो कंपनी रियली में सोशल वेलफेयर का काम कर रही है, वो भलाई का काम कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया है। सरकार उसको हर साल इतना पैसा देती है, क्या वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं कर रहे सरकार उनका क्या कर देती है, प्राइवेटाइजेशन। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज विच आर स्टैब्लिश एंड मैनेज फॉर सोशल वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। बजट इज प्रिपेयर्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग वेरियस प्रोविजन फॉर मैनेजिंग सच एंटरप्राइजेस एंड प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल हेल्प। अगर वो अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनका फाइनेंशियल हेल्प दिया जाएगा उनको, लेकिन अगर अच्छे से काम वो नहीं कर रहे तो सरकार क्या कर देगी क्लास, उनका प्राइवेटाइजेशन। हाउएवर, in case public sector enterprises are showing inefficiency and losses, the government may plan their privatization। सरकार क्या करेगी, उसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देगी। प्राइवेट सेक्टर को बेचने का मतलब क्या है क्लास, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर दिया जाएगा। अब उसके मालिक प्राइवेट ओनर होंगे तो वो चलाएंगे इसको, और उनका मोटो क्या होता है पता है आपको, प्रॉफिट मेकिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेकेंड जो पॉइंट है क्लास वो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। कंट्री में अगर डिमांड ज़्यादा करेंगे लोग, सप्लाई कम है, तो कंट्री में प्राइसेस बढ़ता चला जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। और कंट्री में अगर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, तो प्राइस घटेगा, इसको बोलते हैं क्लास डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही अच्छी चीज़ नहीं है। मैंने बैंकिंग के अंदर भी आपको पढ़ा रखा है कि बहुत ज़्यादा प्राइसेस का बढ़ना भी अच्छा नहीं है। प्राइस डाउन होने का मतलब वो सामान की लोग डिमांड नहीं कर रहे, उस सामान को बनाने वाले लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और बेरोजगारी होगी तो इकोनॉमी में वो अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये दोनों को कंट्रोल करना है, मतलब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को कंट्रोल करने का जिम्मा गवर्नमेंट का है। तो सरकार अपनी बजट में इस बात का ध्यान रखती है कि यार कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई या मंदी ना हो। मेन ऑब्जेक्टिव
ऑफ द बजट इज टू ब्रिंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेके आना, स्टेबल, स्थिरता लेके आना, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी सरकार का है। इन कंट्रोल फ्लक्चुएशन, आप लोगों को ये भी पता होगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कंट्रोल करने का काम आरबीआई का भी है, और आरबीआई की एक पॉलिसी है जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करती है। कमेंट सेक्शन में मुझे आप उस पॉलिसी का नाम बताओ। It control fluctuations in general price level through taxes and subsidies and government expenditure। सरकार टैक्स, सब्सिडी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन तीनों का यूज करके कंट्री में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है ताकि इकोनॉमी स्टेबल रहे, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ना रहे। तो पहला था मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, एम, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सरकार कैसे करती है क्लास? सरकार की जो पॉलिसी होती है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो सरकार की पॉलिसी है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, और आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, उम्मीद है आपने कमेंट में लिख लिया होगा अब तक, उसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर एग्जांपल, व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन, अगर कंटिन्यू प्राइस बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट टैक्स रेट को बढ़ा देती है। ध्यान समझना क्लास, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देगी, ठीक है, एंड रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर। सरकार टैक्सेस को बढ़ा देगी, देखो ये रहा, और सरकार अपने खर्चों को कम कर देगी अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है तो ध्यान रखना, अगर कंट्री में इन्फ्लेशन है सरकार कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी अपनाती है। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? सरकार चाहती है कि ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग तो और ज़्यादा पैसा लो जनता से, ताकि क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे। भाई अगर डिमांड ज़्यादा है और टैक्स आप बढ़ा दोगे तो प्राइस और बढ़ जाएगा, जब प्राइस बढ़ेगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, राइट। और इवन सरकार अपने खर्चे कम करेगी। सरकार अपने खर्चे, देखो सरकार का खर्चा जनता की इनकम, सरकार का खर्चा जनता की इनकम, तो सरकार खर्चा कम करेगी, जनता की इनकम कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे। और व्हेन देयर इज डिफ्लेशन एंड कंटिन्यूअस फॉल इन प्राइस, गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्सेस, तो सरकार टैक्स रेट कम कर देती है, और क्लास ग्रांट सब्सिडी, सब्सिडी ग्रांट करती है, और स्पेंडिंग भी सरकार अपनी बढ़ा देती है। तो अगर लोग डिमांड नहीं कर रहे तो सरकार सब्सिडीज देना स्टार्ट कर देती है। तो ये चीज क्लास डिफ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है, और ये चीज है क्लास इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन सरकार दोनों को कंट्रोल करती है अगर कंट्री में कोई भी सिचुएशन आता है तो, ताकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे, डिमांड ज्यादा ना हो और सप्लाई भी ज्यादा ना हो, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था मुझे बताओ? मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, दूसरा है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तीसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। इनकम और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमारी कंट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि 90% लोग जो है नेशनल इनकम में सिर्फ इतना सा कंट्रीब्यूट करते हैं, और 10% लोग नेशनल इनकम में इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यानी कि अगर देश में 100 लोग हैं तो 10 लोगों के पास सिर्फ 5 रुपए की, 10 रुपए की या 5 रुपए की इनकम है, और 90 लोगों के पास जो इनकम है, सॉरी, अगर देश में 100 लोग हैं तो 10 लोगों के पास जो इनकम है वो 90% इनकम है, और जो 90% लोग हैं इनके पास सिर्फ 10% की इनकम है। तो जो गरीब हैं इतने सारे हैं, लेकिन उन सबकी कमाई को जोड़ दिया जाए तो इतना सा पैसा, अमीर थोड़े से हैं लेकिन इनकी कमाई को जोड़ दिया जाए तो इतना सारा पैसा। समझ रहे बात को? तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंट्री में इनकम डिस्पैरिटी है, इनकम इनइक्वालिटी है, और हमें क्लास इनकम इक्वालिटी लेके आना पड़ेगा। गरीब अमीर के बीच का फासला होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं है कि कोई रोज 100 करोड़ कमा रहा है और कोई क्लास एक दिन में 40 रुपए भी नहीं कमा पा रहा अपने खाने पीने की पूर्ति को पूरा करने के लिए। इतना बड़ा भेदभाव हमारे देश में क्यों है? हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लास, अगर मैं इस कंटेक्स्ट से हट के बात करूं तो इनकम इनइक्वालिटी है। हमारी कंट्री में गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। इसीलिए सरकार बजट में टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाती है, गरीबों को छूट दी जाती है, अमीरों पे नए नए प्रकार के टैक्स लगाए जाते हैं, जैसे लग्जरी टैक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेस, ताकि अमीर की इनकम थोड़ी कम हो जाए। सरकार अमीरों से टैक्स वसूलेगी, अमीर की इनकम थोड़ी कम होगी, और गरीबों को उसका क्लास बेनिफिट देगी, तो गरीब की इनकम थोड़ी बढ़ जाएगी। तो अमीर की इनकम आपने थोड़ी कम की, गरीब की इनकम आपने बढ़ाया, तो क्लास आप दोनों के बीच का जो गैप है, भेदभाव है, उसे पूरा कर सकते हो। सरकारी स्कूल, सड़क, क्लास सरकारी हॉस्पिटल, इन सब में, इन सबको चलाने के लिए सरकार को खर्चा चाहिए, तो अमीरों से टैक्स के रूप में इसे वसूला जाता है। सो इट मीन्स रिड्यूस द इनइक्वालिटीज बिटवीन द इनकम एंड वेल्थ थ्रू द पॉलिसी गवर्नमेंट सीक्स टू प्रमोट इक्विटी। तो इनकम और वेल्थ का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मैं आपको समझाता हूँ। एक इंसान, अभी हाल फिलहाल में क्लास एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो पकड़े गए हैं, उनका करोड़ों को अरबों का घर है उनका, राइट। न्यूज़ में आपने सुना होगा कि उनका मतलब करोड़ों का घर है, मतलब पता नहीं कितने करोड़ों का घर है, और उनकी सैलरी क्लास लगभग मान लो 60,000 है। अगर किसी की सैलरी 60,000 एक महीने की है तो साल भर की कितनी क्लास होगी? 7,20,000, है ना।
12 छक्के 72 ना, 7,20,000 उसकी एक साल की सैलरी है। अगर वो 10 साल भी काम करता है तो 72 लाख, राइट। अगर वो 20 साल काम करता है या मान लो 50 साल भी काम करता है, 100 साल भी काम, अगर वो 100 साल तो मतलब ही नहीं बनता, फिर भी अगर कोई 100 साल भी काम करेगा तो भी वो इतना पैसा नहीं जुटा पाएगा कि क्लास वो अपना 100 करोड़ का पूरा प्रॉपर्टी संपत्ति जमा ले। तो इतना पैसा क्यों? मतलब आपकी इनकम है थोड़ी सी और आपकी वेल्थ है इतनी ज्यादा, तो इनकम तो थोड़ी सी है तो इतना ज्यादा वेल्थ कैसे आया? तो पक्की बात आपने घूस लिया होगा, ब्लैक मनी क्रिएट की होगी, कुछ ना कुछ घोटाला किया होगा। तो हमारी कंट्री में यही है, सैलरी थोड़ी सी होती है नेताओं की, लेकिन संपत्ति देखो, आप भी देखो अपने गांव में मुखिया हो, प्रधान हो, सैलरी थोड़ी सी है। अब देखो प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है, थोड़ी सी सैलरी इतनी सारी प्रॉपर्टी, तो कहां से आया इतना सारा प्रॉपर्टी? जाहिर सी बात है क्लास, इतनी सारी प्रॉपर्टी में आपने ब्लैक मनी इकट्ठा किया होगा। सो टू इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पुअर, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम सब्सिडीज, गरीबों को सब्सिडी दी जाती है। तो डिक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ रिच, अमीरों की इनकम कम करने के लिए टैक्स सिस्टम को प्रोग्रेसिव बनाया जाता है। जितना ज़्यादा तुम कमाओगे उतना ज़्यादा टैक्स लगेगा, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं इसको, जहाँ पे टैक्स बढ़ता चला जाता है। जितना तुम ज़्यादा कमाओगे सरकार तुमसे उतना ज़्यादा टैक्स लेगी। पुटिंग ग्रेटर बर्डन ऑन द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दीज आर रिफ्लेक्टेड इन द गवर्नमेंट बजट। तो सरकार के बजट में ये सारी चीज़ें क्लास टैक्स और वेलफेयर के थ्रू से, सब्सिडी देना वेलफेयर, टैक्स लगाना टैक्स, तो सरकार टैक्स और वेलफेयर एक्सपेंडिचर के थ्रू बजट में ये चीज़ दिखाती है। तो बजट बनाने के हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव हमारे पास आ गया। सबसे पहले मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ या रिड्यूस इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज को खत्म करना, ठीक है। लास्ट हमारे पास है ए से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, शॉर्ट में मेरा याद कर लो, वैसे तो मीरा को आप कह सकते हो मीरा, लेकिन मीरा में डबल ई होता है तो आप सिंगल ही समझ लेना क्लास, ये होता है मेरा। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटीज बिटवीन इनकम एंड वेल्थ एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? जो सारी की सारी संपत्ति है, रिसोर्सेस जो है उसको किस तरीके से अलोकेट किया जाएगा। तो जो कंपनी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी हैजर्डस गुड्स कह लो या सोशली डिस्टिंक्टेड गुड्स बनाती है जो समाज को खराब करता है, उन सब पे सरकार हैवी टैक्स लगाती है। और जो खादी का प्रोडक्ट बनाते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए फूड आइटम बना रहे हैं क्लास, ऐसी कोई चीज जो जरूरी है जिससे लोगों का अच्छा हो रहा है, हमारे इंडिया को ग्रोथ मिल रहा है, जिससे उससे क्लास सरकार क्या करती है? सब्सिडीज देती है। मतलब अगर मैं बीड़ी सिगरेट कंपनी खोलूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा सरकार को पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं खादी का काम करूंगा सरकार मुझे सब्सिडीज देगी, मेरा खर्चा बहुत कम होगा। थ्रू बजटरी पॉलिसी गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं उन पे हैवी टैक्स, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं उन पे लो टैक्स। गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन एंड सब्सिडीज टू इनकरेज द इन्वेस्टमेंट ऑफ वेलफेयर। गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, तो उन कंपनी को सरकार टैक्स कंसेशन देती है, बिजली के बिल में छूट देती है, सस्ती जमीन उनको देती है, सब्सिडीज देती है। तो गवर्नमेंट ऑल्सो डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कंजप्शन गुड्स लाइक लिक्वर, दारू, बीड़ी, सिगरेट, tobacco, tobacco, etc. through heavy taxation and encourage the use of खादी product by way of subsidies. तो खादी को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या देती है क्लास? सब्सिडीज देती है। तो ये 4 के 4 ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। आप सब ध्यान रखना। एम फॉर मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ई फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर फॉर रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ एंड ए फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। चारों के अंदर क्या क्या आया समझ आया? इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टेबिलिटी वाला क्या था क्लास? यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर वाला कौन सा था? पहला पॉइंट। यहाँ पे आपको जो अमीर गरीब के बीच का फासला था वो था आर में, और क्लास खादी के प्रोडक्ट और लिक्वर की बात हमने किस में की थी? ए पॉइंट में। उम्मीद है कि 4 के 4 पॉइंट याद हो गया होगा आपको। एक बार मेरे कहने पे कमेंट में जाओ, कमेंट सेक्शन में जाके इन चारों पॉइंट को एक बार लिख के ना अच्छे से लर्न करो। बात मानो क्लास, मेरे साथ साथ ही खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तुम्हें अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके, कमेंट में जाओ, लिख के दिखाओ। चलो, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। आज मैं तुमको एक डायग्रामिक चार्ट सिखा के भेज रहा हूं, तुम इसको अच्छे से लर्न करके आना, समझ के आना अच्छे से। अगली क्लास में हम इसके फॉर्मल चीज़ों को पढ़ लेंगे। सारे नोट्स जो है आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। सुनील पांडा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आप जाके ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा आपको, जो पूरा का पूरा आप इसे नोट्स से अपने खुद के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। वही बनाना लिखना जो तुम्हें ईजिली याद हो पाए। ओके, इसके अलावा आप क्लास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो, 7800365625। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने सारे क्लासमेट में शेयर करो, क्योंकि क्लास मैंने आप ठान ली है कि हर एक बच्चा जो है वो क्लास 12th में कॉमर्स में अच्छा नंबर लेके, कम से कम फर्स्ट डिवीजन तो हर एक बच्चा लेके आएगा। और 100 आउट ऑफ 100 हर साल जैसे लेके आते हैं, इस साल भी अकाउंटिंग को बीएससी तीनों में 100 में से 100 जरूर दिलाऊंगा आपको। राइट, चलो
अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की। तो यहाँ पे एक चार्ट के थ्रू समझते हैं कि बजट का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। राइट, हेडिंग डालो, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जब मैं बात करता हूं गवर्नमेंट बजट की, तो हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड रेवेन्यू और एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर की, कि सरकार की कमाई कितनी होने वाली है, सरकार के खर्चे कितने होने वाले हैं। तो जब भी हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की, तो बजट में दो चीजें हैं। सबसे पहला है यहाँ पे बजटरी रिसीट्स। अभी मैं तुम्हें बस समझाऊंगा, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सब सेट करूंगा, अगली क्लास के अंदर इसको हम लोग रिटर्न में देखेंगे, ठीक है। तो साल भर में सरकार के पास जितनी भी कमाई आती है उसको बोलते हैं बजटरी रिसीट। साल भर में सरकार के जितने भी खर्चे होंगे उसे बोलते हैं बजटरी एक्सपेंडिचर। तो बजट के दो कंपोनेंट हैं, बजटरी रिसीट्स एंड बजटरी एक्सपेंडिचर। अब जो बजटरी रिसीट है वो दो टाइप का है बजटरी रिसीट। सबसे पहला है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। पहला है रेवेन्यू, दूसरा है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। क्लास रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं? बेसिकली रेवेन्यू रिसीट सरकार के वो रिसीट होते हैं जिससे सरकार का ना ही कोई असेट कम होता है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ता है। आज मैं तुम्हारे दिमाग में एक बात डालता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हमेशा ध्यान रहे। राइट, देखो यार, पैसा तभी आएगा, पैसा आएगा तो इसको रिसीट बोलेंगे, राइट। और अगर पैसा जाएगा तो इसको बोलते हैं पेमेंट या एक्सपेंडिचर, राइट। तो देखो रेवेन्यू रिसीट, पैसा फ्री में तो आएगा नहीं, पैसा तभी आएगा जब आप कुछ बेचोगे। पैसा तभी आएगा जब आप कुछ बेचोगे। मैं बिल्डिंग बेच, सरकार की बात कर, सरकार इंडियन रेलवे बेचेगी, ऑयल कॉर्पोरेशन बेचेगी, एयर इंडिया बेचेगी, तो सरकार के पास पैसा आएगा, है ना। तो असेट या तो कम हो जाएगी आपकी जब पैसा आएगा तो, या फिर आपकी लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो पैसा फ्री में नहीं आता, या तो पैसा आएगा तो आपकी असेट्स कम हो जाएंगी या आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। फ्री में नहीं मिलने वाला पैसा, या तो असेट कम होगा या तो लायबिलिटी बढ़ेगा, इन दोनों में से कोई एक काम होगा अगर तुम्हारे पास पैसा आता है तो, राइट। अच्छा, अगर चलो पहले हम इसी की बात करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट ऐसी रिसीट्स है जिससे सरकार की ना ही कोई असेट कम होती है और ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। फ्री का पैसा, ना ही कोई एसेट कम ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है सरकार की, इसको बोलते हैं क्लास रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई ना कोई सरकार की लायबिलिटी बढ़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई असेट कम हो जाएगा। यहाँ पे जो रेवेन्यू रिसीट्स है उससे सरकार की कोई भी एसेट ना कम होगी ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। तो फ्री का पैसा आ गया। कैसे? टैक्स। हम लोग जो टैक्स देते हैं, आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स देते हो, आप लोग सामान खरीदते हो, मैकडी जाते हो, डोमिनोज जाते हो, वहाँ पे टैक्स पे करते हो, तो वो सारा का सारा पैसा सरकार को मिलता है। तो सरकार की कोई लायबिलिटी थोड़ी बनती है उससे, और ना ही कोई एसेट कम हो जाती है। क्या मैं कह सकता हूँ सरकार को, सरकार मैंने आपको टैक्स दिया, मेरे घर के आगे सड़क बनवा दो, यहाँ पे नाले वाले सब सही करवा दो? मैं नहीं कह सकता। क्या मैं कह सकता हूँ मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरी जिस रोड पे मैं निकलता हूँ उसमें लाइट होनी चाहिए, आप टैक्स नहीं देते तो आपकी वो जो स्ट्रीट लाइट है वो आपके ऊपर ना आए, पार्क में आप घुस नहीं सकते, मैं घुस सकता हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो कोई लायबिलिटी सरकार की नहीं बनती। और सरकार का जा क्या रहा है? कुछ नहीं, बस टैक्स देना है, पे टैक्स करो, रिलैक्स। टैक्स नहीं दोगे तो रेड पड़ जाएगी, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें क्लास रेवेन्यू रिसीट में नहीं होती। यानी रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट है जिससे सरकार की ना ही कोई एसेट कम होती है ना ही कोई लायबिलिटी बढ़ती है। लेकिन कैपिटल रिसीट में कोई ना कोई एसेट सरकार की कम होगी, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी बढ़ेगी। अब रेवेन्यू रिसीट आपके दो टाइप के होते हैं क्लास, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। सरकार को टैक्स का पैसा मिलता है और नॉन टैक्स का। नॉन टैक्स का मतलब अदर देन टैक्स। टैक्स तो जानते हो आप, या तो डायरेक्ट टैक्स होगा या इनडायरेक्ट टैक्स होगा, डिटेल में अगली क्लास में बात करेंगे। और नॉन टैक्स का मतलब टैक्स को छोड़कर फीस, फाइन, पेनल्टी, या फिर कोई क्लास इंटरेस्ट मिला, गिफ्ट मिला, डोनेशन मिला, चैरिटी सरकार को कुछ मिला है, सरकार की कुछ कंपनियां हैं उनसे सरकार को इनकम आ गई है, ये सारी की सारी इनकम क्या होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। या कोई ऐसा इंसान हो जो मर गया, उसकी कोई वारिस नहीं है उसका, तो उसकी प्रॉपर्टी सरकार ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, स्केट बोलते हैं क्लास, स्केट, ठीक है। तो वो भी नॉन टैक्स के अंदर आ गया।
टैक्स थोड़ी है, फीस फाइन। आप पासपोर्ट बनवाते हो, आप लाइसेंस बनवाते हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन, डेथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इन सब में आपको क्या लगता है क्लास? फीस लगती है। लॉ तोड़ते हो, कानून तोड़ते हो, कोर्ट बुलाता है नहीं जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हो, फाइन, पेनल्टी। ओके। अब टैक्स दो टाइप के होते हैं क्लास, कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। ये हो गया पूरा का पूरा रिसीट का क्लासिफिकेशन। और जो एक्सपेंडिचर है वो भी दो टाइप का होता है, वो सिर्फ दो ही का ही है और कुछ नहीं है इसके अंदर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। चलो इसे आप लिख लो, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेना। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है क्लास? ऐसा खर्चा, सरकार की जेब से पैसा तो जा रहा है। अब देखना खर्चा, अगर खर्चा होगा तो क्या होगा? अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तो कोई ना कोई असर आएगा। अभी घर पे कुछ लेके आओगे, खर्चा करोगे तो कुछ कंपनी खरीदोगे नहीं, या फिर क्लास कोई ना कोई लायबिलिटी। अच्छा कोई खर्चा किया, मैंने कुछ भी क्लास खरीदा नहीं है लेकिन मैंने अपने कर्जदारों की पेमेंट कर दी, मैंने अपने लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी, तो खर्चे से कोई ना कोई असेट हमारे पास आता है, नहीं तो कोई ना कोई लायबिलिटी हमारे पास से कम हो जाता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से ना ही कोई असेट हमारे पास आता है, ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। सरकार बहुत सारा ऐसा खर्चा करती है जो फ्री में करती है, सब्सिडीज देना, सड़क वगैरह में क्लास मेंटेनेंस का काम करवाना, सड़क बनाना नहीं, बनाना तो कैपिटल में आ गया, ठीक है, सरकारी ऑफिसर्स को सैलरी वगैरह देना, है ना, ये सारा खर्चा सरकार का होता है। इंटरेस्ट पे करना, वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे सरकार की ना ही कोई असेट बढ़ती है ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपने बिल्डिंग खरीदा, मशीन खरीदा, बाहर से कंपनियों खरीदा, किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो असेट बढ़ेगा, नहीं तो आपने अपने सर पे लोन था वो उतार दिया खर्चा करके तो आपकी लायबिलिटी कम हो गई। तो में से कोई एक काम होता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट में। बजट रिसीट, बजट एक्सपेंडिचर। रिसीट दो टाइप के, टैक्स नॉन, रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू दो टाइप का, टैक्स नॉन टैक्स, टैक्स दो टाइप के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके चलो डिटेल में क्लास इसके एग्जाम्पल के साथ बहुत डिटेल में इनके डिफरेंस वगैरह को सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ बजट पढ़ेंगे, डेफिसिट के टाइप्स पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल बनाएंगे, इनकी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे और देन ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना क्लास कमेंट सेक्शन में, आप लाइक करके शेयर भी करना अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में। यहाँ मैंने अकाउंट्स और बीएसटी का भी प्लेलिस्ट अटैच कर दिया है, तो आप ये भी देख सकते हो। अच्छा लगे तो क्लास सबको शेयर करके बताना जरूर, और स्पेशली लाइक करके मुझे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और कॉमेंट सेक्शन में ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट को रिवाइज जरूर कर लेना।